दोस्तों, मेरा नाम अनिकेत है और मैं उत्तराखंड के कटारी गांव का रहने वाला हूं। ये घटना 6 साल पहले की है, लेकिन आज भी उस घटना की एक एक तस्वीर मेरे जहन में कुछ इस तरह छुपी है जिसे मैं चाहकर भी बिल्कुल नहीं मिटा सकता। दरअसल दोस्तों, उस रात मैं अपने शहर के लिए निकला। मेरे गांव के सबसे आखिरी में एक बस डिपो है जहां से ही यात्री सफ़र के लिए बस चुनते हैं। मेरा गांव में आना जाना बहुत ही कम रहता है, जिस कारण मुझे गांव के यातायात के नियम कुछ इतने मालूम नहीं थे। पर इतना मुझे पता चला था कि उस बस डिपो से आखिरी बस रात के करीब 11 बजे निकलती है, जो कि नालंदा घाट को होते हुए शहर को रवाना होती है। मेरा भी सफ़र कुछ उसी तरह का था। मैंने भी अपना सारा सामान बांधा और फिर मैं बस डिपो के लिए निकलने को तैयार था। एक और अजीब बात थी उस बस डिपो के बारे में कि जो बस डिपो था वो एक कब्रिस्तान के ठीक बगल में था, तो देर रात का माहौल वैसे ही कितना डरावना होगा। खैर, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। जिस रात मैं निकलने वाला था तो मुझे अभी भी ठीक तरह से याद है कि उस रात आंधी बरसात जोरों से आई थी और यही वजह थी कि मौसम और भी कहर ढा रहा था और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरा आज रात को निकलना बहुत ही ज़रूरी था और घर वालों ने मुझे अंत तक चेतावनी दी कि मैं बस डिपो के बस नंबर 13 यानी कि आखिरी बस से भूलकर भी सफ़र ना करूं। अब इसके पीछे की क्या वजह थी ये तो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। खैर, मैं बस डिपो के लिए निकला। मैं समय पर वहां पर पहुंच भी गया था। मैंने शायद ये अनुभव किया कि मैं लेट हो गया हूँ, क्योंकि सभी बसें लगभग निकलने को तैयार थीं। मेरे लिए जगह मिल पाना भी बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि बस खचाखच यात्रियों से लदी हुई थी। खड़े रहकर यात्रा करना तो अब मेरे लिए बिल्कुल संभव नहीं था, क्योंकि सफ़र ही इतना लंबा जो था। कुछ देर बाद जब कुछ बसें गुजरी तो मुझे एक सफ़ेद बस दिखी जो शायद सबसे आखिर में खड़ी थी। वो बस एकदम खाली मालूम पड़ रही थी। ये मेरे लिए बड़े राहत की बात थी। यही सोचकर मैं झट से बस के पास पहुंचा और फिर मैं अंदर घुसा, लेकिन मैंने पाया कि अंदर मैं अकेला ही यात्री था। बाकी सारी सीट्स पूरी तरह से खाली थी। ये चीज़ वाकई काफ़ी हैरान कर देने वाली थी। लेकिन मैं बस के आखिरी सीट पर जाकर बैठ गया। मुझे अकेला इस तरह खाली बस में सफ़र करना ठीक तो नहीं लग रहा था, पर करना तो पड़ता ही। उसी बस से ठीक बगल में एक बस खड़ी थी। बगल में खड़ी बस से कुछ यात्री मुझे खिड़की से लगातार इशारा कर रहे थे कि मैं बस से नीचे उतर जाऊं। मैंने उनके इशारे को नज़रअंदाज कर दिया और तभी उनमें से किसी ने बड़े धीमे लफ्ज़ों में कहा, ये बस कब्रिस्तान का बस है और इसमें जिंदा लोग सफ़र नहीं करते। उसकी बात सुनने के बाद मैं एकदम से चौंक उठा कि आखिर ये क्या अफवाह है, भला ऐसा भी कहाँ पर होता है। थोड़ी देर बाद बगल में खड़ी बस भी निकल गई और अब बारी थी बस नंबर 13 के गुजरने की। लेकिन मैं अकेला यात्री उस बस में बैठा हुआ था। ऐसे में वो बस ड्राइवर अपना नुकसान कैसे करेगा, इसलिए शायद वो यात्रियों के इंतज़ार में था और उनके साथ मैं भी था, क्योंकि अकेला वैसे ही मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। कुछ ही मिनटों में रात के 11:15 बजे के करीब लगभग सारी बसें वहाँ से गुजर चुकी थी। सिर्फ मेरी बस यानी कि बस नंबर 13 ही वहाँ पर खड़ी हुई थी। अब दूर दूर तक कोई शोर नहीं था और ये अब मुझे थोड़ा बहुत डर का एहसास भी करा रहा था। मैंने सोचा कुछ तो गड़बड़ है इस बस में और शायद इस बस में सफ़र करना मेरे लिए ख़तरनाक साबित भी हो सकता है। इसलिए मैंने अब बस से उतरने की सोची। मैंने अभी इतना सोचा ही था कि तभी कंडक्टर मेरे पास आया और बोला, इस बस में चढ़ने वाले यात्री अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही नीचे उतर सकते हैं। मैं कंडक्टर की इस हरकत से और अचंभित पड़ गया कि आखिर उसे इतनी जल्दी मालूम कैसे पड़ गया कि मैं बस से नीचे उतरने वाला हूँ। दूसरी बात तो ये थी कि ये किस मंजिल की बात कर रहा था। मुझे भी अब बड़ा गुस्सा आया और इसी कारण मैंने बस से उतरने की सोची। मैं बस से उतरने के लिए खड़ा ही हुआ था कि तभी 2 यात्री बस में सवार हुए। उनके अंदर चढ़ने के बाद मैं रुककर वापस बैठ गया और अब तक हुई बातों को मजाक में लेने लगा। उनके चढ़ने के बाद कुछ और लोग भी बस में दाखिल हुए और देखते ही देखते अगले 20 मिनटों में पूरी बस एकदम से खचाखच भर गई। अब मैं बड़ा ही खुश था
क्योंकि मैं खाली बस में सफ़र नहीं करने वाला था। इसके तुरंत बाद बस ने धीमी शुरुआत ली और फिर बस वहाँ से निकल पड़ी। पूरी बस में गहरी चुप्पी थी, जो मेरे लिए बहुत हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि अगर बस में इतने सारे लोग हैं तो शोर तो होना ही चाहिए। यहाँ तक कि कोई एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहा था। सारे यात्री चुपचाप किसी पुतले जैसे अपनी सीट पर चिपके थे। यहाँ तक कि बस की रफ्तार के कारण वो हिलडुल भी नहीं रहे थे। वो बस अब अपनी न्यूनतम रफ्तार पर थी। मेरे बगल में जो शख्स बैठा था तो मैंने उसे टोकते पूछा, भाई साहब आपको कहाँ जाना है? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसे दोबारा पूछा, पर इस बार भी उसका कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन जब तीसरी बार मैंने उससे पूछा तो उस बस में एक अजीब सी हलचल होने लगी। सब यात्री अपनी बड़ी बड़ी आंखों से गुस्से से मुझे घूरने लगे। इस हलचल ने मुझे बहुत हद तक डरा कर रख दिया था, लेकिन फिर भी मैं सीट पर बैठा रहा और बस भी चलती रही। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद बस एक जगह पर रुक गई। जब मैंने ठीक से खिड़की के बाहर से देखा तो बस किसी जंगल में रुकी हुई थी। बस के रुकने के बाद दो लोग उस बस में चढ़े। एक आदमी लगभग 9 फुट का पतला सा आदमी था और एक 3 फुट तक की औरत। उन दोनों को इस तरह देखकर तो डर के मारे मैं वैसे ही जम गया। उसके बाद मैंने देखा कि वो दोनों ही बस में सवार ड्राइवर समेत सबको सूंघ रहे थे। सबके चेहरों को सूंघने के बाद आगे बढ़ रहे थे। मुझे तो इसका मतलब समझ नहीं आया, और फिर जब मैंने कुछ नज़रों को देखा तो मेरे डर की कोई सीमा नहीं बची। दरअसल कुछ मौक़ों पर मैंने देखा कि लोग तो अपनी पलकें तक नहीं झपका रहे थे, जो एकदम कठपुतली के समान लग रहे थे। मैं भी एकदम शांत और स्थिर हो गया, क्योंकि वो लंबा शख्स वैसे तो दिखने में ही राक्षस जैसा लग रहा था, लेकिन खुशकिस्मती से वो मेरे तक आने से पहले वापस चला गया। शायद मैं सबसे आखिरी कोने में बैठा था और अंधेरा भी बहुत था। मैंने भगवान का लाख लाख शुक्र किया कि उस दानव ने मुझे कुछ नहीं किया। मैं इत्मीनान से उसी सीट पर बैठा रहा। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बस जा किस तरफ रही है, क्योंकि रास्ता तो कुछ और ही था। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद बस के सभी यात्री चिंघाड़ने लगे। वो अजीब अजीब से आवाज़ें निकालने लगे। आवाज़ें भी इतनी भयानक थी कि मैं आपको अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। इसके बाद मैं भी वहाँ से थोड़ा खिसका, पर आवाज़ें तो ऐसी थी किसी की मौत हो गई हो। कुछ इसी तरह की आवाज़ थी वो। लेकिन तभी रास्ते के बगल से एक दहाड़ने की आवाज़ सुनाई पड़ी, और उस आवाज़ को सुनने के बाद यात्रियों ने शोर करना बिल्कुल बंद कर दिया। मैं भी इस घटना के बाद पूरी तरह से सहम चुका था। अब मैं समझ चुका था कि क्यों लोग मुझे बस नंबर 13 से सफ़र करने से मना कर रहे थे। मेरे लिए इसे समझना अब संभव था, क्योंकि ये मेरा अपना सच्चा अनुभव था। मैं अब अंदर से बहुत ज़्यादा डर चुका था। तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी तो मैंने फ़ोन उठाया। फ़ोन पर मेरे काका थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा, कहाँ पर पहुँचे हो तुम? तो मैंने बड़ी धीमे से उन्हें सब कुछ बयां किया, और मेरी बात सुनने के बाद उनकी भी आवाज़ कांपने लगी। तभी उन्होंने कहा, बेटा ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब उस बस से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। एक बात ज़रूर याद रखना कि कुछ भी हो जाए तुम खुद को मरा हुआ दिखाना। ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि तुम जिंदा इंसान हो, वरना वो सब तुम्हें काट खाएंगे। मेरे मन में तभी एक और ख्याल आया कि जब मेरा फ़ोन सही सलामत है तो क्यों ना मैं किसी इमरजेंसी टीम को मदद करके बुलाऊं। मैंने काका का फ़ोन रखने के बाद वही करने की सोची, पर शायद वो मेरा आखिरी कॉल था। अब मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, पर मैं कॉल लगा ही नहीं पा रहा था। फिर इसके बाद मैंने वैसे ही किया जैसा कि काका ने कहा था। चाहे कुछ भी हो जाए, इंसान हूँ ऐसा नहीं दिखने देना। मुझे इतना तो समझ आ चुका था कि बस में मौजूद जितने भी लोग हैं असल में सब मुर्दे हैं, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। वाकई में वो दृश्य कितना डरावना था, ये मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। फिर मैंने हल्का सा खिड़की के बाहर झांका, और जब मैंने बाहर देखा तो पाया आगे एक चौराहे पर एक मोड़ है, और उस मोड़ को देखकर मैं बड़ा ही खुश हो गया, क्योंकि बस को वहां अपनी रफ्तार धीमी करनी ही पड़ती। मैं सीट के नीचे से छुपता छुपाता दरवाजे तक पहुंचने में, और मैं अब उस मोड़ पर
कूदने की पूरी तैयारी में था, लेकिन तभी कंडक्टर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तभी मैं अपने हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करने लगा, पर मैं असमर्थ था। पर वहीं मुझे एक रॉड दिखाई दी, जिससे धकेलकर मैं सीधा उस मोड़ पर कूद गया और वो बस भी वहां से एकदम से गुजर गई। बस के गुजर जाने के बाद कहीं मेरी जान में जान आई। अब मुझे चोटें तो आई थी, पर खुशकिस्मती से मैं अब तक जिंदा बचा था। वो बस वहां से थोड़ा आगे गुजर गई और तब मैंने खुद को संभाला। इस वक्त सुबह के लगभग 3:30 का समय था। फिर मैं किसी तारा ब्रिज को क्रॉस करते हुए एक गांव में पहुंचा और वहां से मैं सही सलामत बच सका। वाकई जो कुछ मेरे साथ हुआ वो बहुत ही खौफनाक था। दरअसल जब गांव में इस बारे में चर्चा हुई तो पता चला कि वो बस उसी कब्रिस्तान की है और लोगों का कहना है कि हर रात सारी बसों के गुजर जाने के बाद कब्र से निकलकर मुर्दे उस बस में सफ़र करते हैं। जो खुशकिस्मत होता है वो बच जाता है और बदकिस्मत उसी बस से कब्र पहुंच जाता है। इस घटना के बाद कभी मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अकेले कुछ इस तरह किसी खाली बस में सफ़र करूं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि इसका अंजाम कितना भयानक होगा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।